हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 70 यानी कि 70 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 71 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जीएस वाली वीडियोस के साथ साथ ही हम जो है तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। तो जीएस वाली वीडियो आप सभी को देखनी है। इसमें जो है तो हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैंप? तो किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जो है तो जाना जाता था? तो लेडी विद द लैंप, इससे जो है तो इसका टाइटल जो है तो किनको दिया गया था? तो इनका ये टाइटल जो है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है तो लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैंप के नाम से क्यों जाना जाता था। तो देखो, बात है क्रीमियन वॉर की, यानी कि क्रीमिया युद्ध की, जो हो रहा था 1853 के लगभग आसपास। तो उस युद्ध में जो है तो जो घायल लोग थे, तो घायल लोगों की मदद करने के लिए जो है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने साथ जो है तो लैंप लेकर चला करती थी, उनकी मदद करने के लिए रात रात भर। तो इसी युद्ध में जो घायल सैनिक थे, उनके द्वारा जो है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को यह टाइटल दिया गया था। उन्हीं के द्वारा जो है तो लेडी विद द लैंप का टाइटल जो है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था। तो यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट कि द लेडी विद द लैंप के नाम से जो है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बना भी हुआ है कि द लेडी विद द लैंप, यह टाइटल जो है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किन्होंने दिया था? तो यह टाइटल आप सभी को पता चल गया, जो क्रीमिया युद्ध हो रहा था, जो घायल सैनिक थे, तो उनके द्वारा जो है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को यह नाम दिया गया था। अच्छा, और क्रीमियन वॉर भी आपको पता चल गई कि क्रीमियन वॉर 1853 से लेकर के 1856 के बीच में हो रही थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 3-4 पॉइंट्स आपके यहाँ पर बन गए, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो है तो 1820 के लगभग हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो इटली के शहर फ्लोरेंस में हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन बी में है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी में है एनी बेसेंट। तो सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है तो सरोजिनी नायडू ने की थी। और एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वॉज द क्रिएशन ऑफ? तो सुप्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसका सृजन है? अब मोनालिसा का चित्र आप सभी ने देखा होगा। तो इसको किसने डिज़ाइन किया था, यानी कि किसने बनाया हुआ था? तो ये बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का चित्र कब बनाया था? तो 1503 ईस्वी के लगभग बनाया हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो मोनालिसा है, तो मोनालिसा एक इटालियन शब्द है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है? मोनालिसा का अर्थ होता है माय लेडी। क्या होता है? माय लेडी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, मोनालिसा की खास विशेषता क्या है, जिससे जो है तो यह इतना ज़्यादा पॉपुलर है पूरे के पूरे इंटरनेशनल में? तो देखो, विशेषताएं इसकी बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं आपको एक मेन विशेषता बताता हूँ इसकी। इसकी एक मेन विशेषता है इसकी मिस्टीरियस स्माइल, जिसमें देखो, यह कभी किसी को जो है तो हैप्पी दिखती है, यानी कि खुश दिखती है, और किसी किसी को यह सैड दिखती है। यही एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसकी मिस्टीरियस स्माइल ही इसकी एक खास विशेषता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बाकी वीडियोज़ अगर आपको सच में हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करो। जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच इज़ द नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट? तो यूनाइटेड स्टेट्स पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो वो है कांग्रेस। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और देश हैं जिनकी संसद का नाम बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक तो इंपॉर्टेंट है रूस। रूस की संसद का नाम क्या है? तो वो है ड्यूमा। ये भी आपको पता होना चाहिए, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और जापान आपसे पूछा जाता है, तो जापान की संसद का नाम क्या है? तो वो है डाइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो वो है नेसेट। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और एक और आपसे पूछा जाता है स्वीडन। स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो स्वीडन की पार्लियामेंट को जो है तो रिक्स डॉग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज?
तो शासन की एकात्मक प्रणाली का लाभ क्या है? तो शासन की जो एकात्मक प्रणाली होती है उसका लाभ है स्ट्रॉन्ग स्टेट यानी कि प्रबल राष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी एग्जांपल्स हैं यानी कि यूनिटरी सिस्टम के यानी कि एकात्मक प्रणाली के लाभ बहुत सारे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो देखो एकात्मक प्रणाली के लाभ, एक तो आप सभी को पता चल गया स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है सिंगल सिटीजनशिप भी एक लाभ होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लाभ होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी एक लाभ होता है, उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करना भी एक लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, और इमरजेंसी प्रोविजंस ये भी एक जो है तो आप एडवांटेज इनको कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए एकात्मक प्रणाली यानी कि यूनिटरी सिस्टम के, जो कि आपको ध्यान में रखते हैं और बहुत बार ये एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ट्रेड यूनियंस इज अ लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्रेड यूनियन संविधान की किस सूची में जो है तो सूचीबद्ध है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इन सूचियों का संबंध जो है तो किस शेड्यूल से है, किस अनुसूची से है? तो जो 7th शेड्यूल है यानी कि 7वीं अनुसूची है, उनमें जो है तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की चर्चा की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर बात की गई है ट्रेड यूनियन की, तो ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवर्ती सूची में आता है 27 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 7th शेड्यूल में जो है तो इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। अब ये तो मैंने आपको बताया शेड्यूल यानी कि अनुसूची। कई बार आपसे पूछा जाता है आर्टिकल कि किस आर्टिकल में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 246 में जो तो इन 3 सूचियों की चर्चा की गई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आती है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट में जो है तो टोटल विषयों की संख्या कितनी है? तो वह है 98 है। कभी कभी जो है तो 100 भी दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट की। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें है 61। और कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? तो वह है 52। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है तो नियुक्त नहीं किया जाता। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है तो किसे किसे नियुक्त नहीं किया जाता वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो जो है तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, यानी कि उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता। और एक एजी यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसको जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। अभी तक जो है तो एग्जाम में यही 2 पूछे गए हैं, तो ये 2 मैंने आपको बता दी। इन दोनों की नियुक्ति जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात आई, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 63 में जो तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो तो बताया गया है। और एजी यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा जो तो आर्टिकल 165 में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात आई है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कहा गया है आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। उसके बाद अगर बात की जाएगी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में बताया गया है। राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111। और लास्ट में राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन सी में है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। तो इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो इसकी चर्चा जो है तो आर्टिकल 76 में की गई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ऑप्शन डी में क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? इनकी चर्चा आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में की गई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात की जाए, द मेन पार्ट ऑफ वाटर इन कोस्टल एरियाज ऑफ ओशन विच इज लोकेटेड नियर द मेन रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड। तो महासागर के तटीय क्षेत्रों में पानी का मुख्य भाग जो महाद्वीपों के मुख्य क्षेत्र के पास स्थित है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है, इसी तरह बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा जो है तो सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो वह है जकार्ता। मालदीव की क्या है? तो वह है माले। जिम्बाब्वे की क्या है? तो वह है हरारे। बाकी यहाँ पर ऑप्शन सी में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है तो सियोल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
स्पेन की कैपिटल क्या है तो वो है मैड्रिड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है तो वो है हेलसिंकी। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इटली की कैपिटल क्या है वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और भारत के जो पूर्वी राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, तो उन सभी की कैपिटल आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है तो किस राज्य में है तो वो है कर्नाटका में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब कर्नाटका में कुछ और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि एक तो हमने देखा बांदीपुर, उसके बाद कुद्रेमुख हो गया, रंगनाथिट्टू हो गया, डंडेली हो गया, नागरहोल हो गया, बनेरघट्टा हो गया। तो ये कहाँ पर है तो ये है कर्नाटक में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में है राजस्थान। तो राजस्थान में भी कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, क्योला देवघाना हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, रनकपुर हो गया। दरह देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दरह कहाँ पर है तो वो है राजस्थान में। उसके बाद मुकदरा हिल्स हो गई, तो ये सारे के सारे कहाँ पर है तो वो है राजस्थान में। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो है तो भीतरकनिका है, सिमलीपाल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो भी आप नीचे कमेंट में बता दो। तो अब हम थोड़े से कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी इससे पहले भी हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो प्रीवियस जीएस वाली वीडियो में जा सकता है, वहाँ पर मैंने जो है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, फॉन्ट साइज आर जनरली मेजर इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच। तो सामान्यतः फॉन्ट साइज का मापन ऐसे बिंदुओं में होता है जो 1 इंच के डैश के बराबर होते हैं, 1/72 के बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता है कि मैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो मैं सारे के सारे आपको यहाँ पर बता दूंगा। इससे आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प आपको जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन A4 पेपर शीट। तो A4 पेपर शीट की साइज कितनी होती है तो कितनी होती है 22 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 210 mm इंटू 297 mm। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात, सो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो बिना किसी थकान के शुरुआत से अंत तक कंप्यूटर एक समान गति एवं परिशुद्धता से जटिल गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रणाली की इस विशिष्टता को क्या कहा जाता है तो वो कहा जाता है डिलीजेंस। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मनिष्ठता। बाकी देखो आपको करना क्या है, आपको इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को 2 या फिर 3 बार पढ़ना है, तभी जाकर ये क्वेश्चंस आपको जो है तो याद रहेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वप्रथम व्यापारिक तौर पर उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है, इंटेल 4004। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, द वर्ड एल्गोरिदम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ हिच इस्लामिक स्कॉलर। तो कौन से इस्लामी विद्वान के नाम में एल्गोरिदम शब्द प्रचलित हुआ है तो वो हुआ है अल ख्वारिज़मी। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल ख्वारिज़मी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। तो विश्व के सर्वप्रथम प्रोग्रामर के तौर पर किन्हें माना जाता है तो किनको माना जाता है तो वो माना जाता है लेडी अदा लवलेस को। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आपको 2 या फिर 3 बार पढ़ने हैं, तभी ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार आपने इन क्वेश्चन को पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज 2.5G। तो निम्नलिखित सेलुलर टेक्नोलॉजी में से किसे 2.5G से भी जाना जाता है तो वो जाना जाता है GPRS को। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। GPRS यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो निम्नलिखित में से ट्विटर के संस्थापक कौन है। अब देखो कुछ एक स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को देखेंगे और ऑप्शन बी पर टिक करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ट्विटर के संस्थापक कौन है, अब देखो ट्विटर के बहुत सारे संस्थापक हैं, जैसे कि जैक डॉर्से हो गए, इवान विलियम्स हो गए, नोह ग्लास हो गए, विज स्टोन हो गए। तो इन सभी ने जो है तो इनकी ट्विटर की स्थापना की थी। बाकी यहाँ पर जो है तो ऑप्शन सी में दे करके रखा है जैक डॉर्से, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्विटर के संस्थापक कौन है तो वह है जैक डॉर्से। बाकी ट्विटर की स्थापना जो है तो कब की गई थी तो ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा,
फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये आप सभी को पता चल गया, मार्क जुकरबर्ग। अच्छा, फेसबुक की स्थापना करी कब गई थी वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है तभी आपने गूगल करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? तो देखो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है वो कौन कौन से हैं वो पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इनमें जो है तो विंडो 7 आ जाता है, विंडो 8 आ जाता है, विंडो 10 आ जाता है। बाकी विंडो 9 जो है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए, अ प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज पोर्टेबल। तो एक प्रोग्राम जो डैश पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा होता है वह पोर्टेबल होता है। तो किस में होता है? तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट इमेज एज अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स लाइक लाइन्स, सर्कल्स एंड कर्व्स एक्सेट्रा। तो निम्नलिखित ग्राफिक के प्रकारों में से कौन चित्रों को रेखाओं, वृत्त और वक्र आदि जैसी बुनियादी ड्राइंग आकारों के सेट की तरह निरूपित करता है? तो वह कौन सा करता है? 31 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वेक्टर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है तो नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। तो उनमें सॉलिड स्टेट डिस्क आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाता है। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, यह जो है तो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाई गूगल? तो गूगल द्वारा मुहैया कराई गई क्लाउड आधारित फाइल स्टोरेज सेवा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो वो होती है गूगल ड्राइव। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज। तो डेस्कटॉप तथा लैपटॉप कंप्यूटरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी? तो निम्न में से कौन सा मेमोरी कैपेसिटी का सही बढ़ता हुआ क्रम है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो 35 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो वो होता है पेटाबाइट, और सबसे कम कौन होता है? तो वो होता है मेगाबाइट। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।